आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की दहशत जो थी वो अब धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। हालांकि उतना डर अब नहीं बना हुआ है। बहुत सारे कामकाज जो हैं पटरी पर अब आते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में भी अब उतना डर महसूस नहीं हो रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक डर ऐसा है जो ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि कहीं इसकी कोई और वेव, कहीं कोई और लहर आ गई, तब हमारा क्या होगा। इसके अलावा भी बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से सवाल हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं जो लगातार हमारे श्रोताओं में बनी हुई है, आम लोगों में बनी हुई है, जिसके जवाब हम लगातार देते आ रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। पिछले 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया और हमें उम्मीद है कि आपने हमारे विशेषज्ञ, हमारे डॉक्टर द्वारा बताए गए जितने भी एहतियाती उपाय हैं, जितने भी सुझाव हैं, उनको फॉलो किया होगा और अपने आप को, अपने परिवार को आपने बचाकर रखा होगा। जहां तक वैक्सीन की बात है, आप अपनी सभी डोज अब तक लगवा चुके होंगे, जैसा कि हमें उम्मीद है। और अगर बूस्टर डोज को लेकर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है, या फिर आप बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं, तो वो तमाम सवाल भी हमसे आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर वेद चतुर्वेदी हमारे साथ इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं। डॉक्टर वेद, स्वागत है आपका। जी, जय हिंद नवीन जी, थैंक्स। जय हिंद। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा कि अब हम चर्चा कर रहे हैं और लोगों में भी सुनने आ रहा है कि शायद अब एक चौथी वेव की आहट या भनक जो है वो लगने जा रही है। एंड दैट इज, आई थिंक, सपोज इज ऑल बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, जो भी केसेस हमारे पास अभी आ रही हैं। ऐसे में अब क्या हमें करना है और कौन से उपाय हमें करने हैं, और क्या हम इस तरह की वेव्स का भविष्य में सामना करते रहेंगे? डॉक्टर वेद, देखिए, जो पेंडेमिक है, क्योंकि ये चल रहा है अभी भी जी, और कई कंट्रीज हैं, स्पेशली हमारे बहुत ही पास में हांगकांग है और कई जगह काफी खो रहा है अभी भी। और हमारे पास जो स्पेनिश फ्लू बहुत पहले हुआ था, उसका डाटा हमारे पास मौजूद है कि ये कोई नई बात नहीं है कि ये जो पेंडेमिक है जब चलता है तो वेव्स फॉर्म में आता है। तो वेव्स फॉर्म क्यों होता है कि कहीं भी जब भी ये पेंडेमिक होगा किसी भी जगह पे, तो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे लोगों की मूवमेंट्स में, लोगों को भीड़ भाड़ जगह नहीं जाने दिया जाएगा, कई चीजें बंद कर दी जाएंगी, शादी ब्याह। तो फिर जो नंबर ऑफ केसेस कम हो जाते हैं। जो नंबर ऑफ केसेस कम हो जाते हैं, उसके बाद फिर से रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाता है। जो रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाता है तो फिर से थोड़े थोड़े हो जाता है। तो ये इसी को वेव फॉर्म बोलते हैं। उसको आप फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव बोल लीजिए। ये वेव्स पहले भी 100 साल पहले जो पेंडेमिक हुआ था उसमें था ये। हमारी आशा सिर्फ यही जरूर है कि ये वेव खत्म हो जानी चाहिए, जो कि नॉर्मली जो लास्ट पेंडेमिक था करीब वो 2 से 3 साल चला था। तो हमारा ये सोचने का था कि शायद ये लास्ट वेव होगी, बट ऐसा है नहीं। हमारे जो आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने थर्ड वेव प्रेडिक्ट की थी, इसलिए उनका उत्साह भी बहुत रहा कि उन्होंने थर्ड वेव प्रेडिक्ट की थी, उन्होंने सेकंड वेव प्रेडिक्ट की थी और उन्होंने उसके टाइम भी बताया था कि इस टाइम होगा। तो लोगों ने पहले सोचा था कि नहीं, ऐसे स्टैटिस्टिकल मॉडल कैसे हो सकते हैं, ये लोग तो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो उनका खुद के कई, जैसे ये जो फोर्थ वेव है, उन्होंने एक मॉडल यूज किया है, स्टैटिस्टिकल मॉडल, जिसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप स्टैटिस्टिकल मॉडल। चाहे गणित में हम ना जाएं, तो कुछ गणित की ऐसे मॉडल्स हैं जिससे प्रेडिक्ट किया जाता है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, सिर्फ ये कहा जाता है कि यदि 30 जनवरी को जो हमारा पेंडेमिक शुरू हुआ है, तो यदि इसकी फर्स्ट वेव ऐसे आई, सेकंड वेव ऐसे आई, थर्ड वेव ऐसे आई, तो मोस्ट लाइकली मैथमेटिक्स के हिसाब से यदि ये पेंडेमिक 936 दिन बाद
ये फोर्थ वेव आना चाहिए। उनका प्रेडिक्शन ये है कि शायद ये जून में आएगी और उन्होंने डेट तक दिया हुआ है कि ये 22 जून को आएगी और ये 4 महीने चलेगी। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, करीब 4 महीने चलेगी। बट याद रखिए ये प्रेडिक्शन जो है अभी पीयर रिव्यूड नहीं है, ये सिर्फ एक प्री प्रिंट सर्वर है। तो मैड्रिक हमारी कॉमन भाषा में हम लोग जानते हैं, ये 24 फरवरी को पब्लिश हुआ है ये प्री प्रिंट सर्वर में कि भाई ये ऐसा हो सकता है। उसकी जो पीक होगी वो करीब 15 अगस्त के आसपास होगी, 15 से 30 अगस्त के बारे में। ये 3 जो साइंटिस्ट हैं IIT कानपुर के, उन्होंने ऐसा बोला है कि उन्होंने ये नहीं बोला है कि इसकी सीवियरिटी क्या होगी, क्या ये ओमिक्रॉन से कम होंगे या ओमिक्रॉन से ज्यादा होंगे। सीवियरिटी डिपेंड करेगी कि भाई कोई नया वेरिएंट आता है क्या। यदि फोर्थ वेव आती है तो इसकी संभावना रहती है कि कोई नया वेरिएंट आएगा, क्योंकि ये वायरस का एक चरित्र है जी। और डिपेंड करेगा कि कोई नया वेरिएंट आए, उस समय तक हमारा वैक्सीनेशन स्टेटस भी अच्छा होगा, हमारे बूस्टर स्टेटस भी अच्छा होगा। तो शायद यदि आएगा भी फोर्थ वेव तो हम लोग उसको मुकाबला करने के लिए सक्षम होंगे। जी डॉक्टर साहब, चर्चा हम जारी रखेंगे। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 23421764 पर। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। इस बीच हमारी पहली श्रोता हमसे जुड़ चुकी हैं, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी। आइए उनका प्रश्न भी और उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। रिंकी जी, स्वागत है। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्ते जी बिल्कुल, डॉक्टर सर ने भी किया है। और पहले तो सर आप लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जी आपको भी। जी ओके सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर आपको पता है यूपी में चुनाव चल रहा है, मतलब हर जगह, जैसे उत्तराखंड में भी चल रहा है और पंजाब में तो हो गया, ऐसे कई जगहों पे चल रहा है। एक्चुअली हम थोड़ा जो कॉलेज गए तो हमने वहाँ पे देखा कि जब अखिलेश यादव यहाँ पे आए, वहाँ तो जैसे जो चुनाव के आयोग के मतलब अध्यक्ष है सुशील चंद्रा ने, उन्होंने तो ये तो बताया कि मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सारा पालन होगा। वहाँ पे जब मैंने देखा वो भाषण दे रहे थे, वहाँ पे वो कोरोना का तो बात कर ही रहे थे, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ना तो मास्क था ना कुछ भी था। तो ऐसी स्थिति में क्या चुनाव आयोग का बातों का उल्लंघन हो रहा है, या फिर वो अपने मतदान या मतदानदाता जो हैं उनको लुभाने का कार्य कर रहे हैं? दोनों में से क्या हो रहा है सर? जी डॉक्टर साहब, हालांकि ये एक बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल है, लेकिन अगर ये सवाल का क्वेश्चन का जवाब आप अच्छा दे सकते हैं। जी लेकिन डॉक्टर साहब, जहां तक हमारी बात है, जहां तक हमारे प्रश्न का सवाल है, सोशल डिस्टेंसिंग को लोग अब आम जिंदगी में भूल से गए हैं। शायद हमारी मेमोरी बहुत कम होती है। पिछले कुछ वेव्स के अंदर, पिछले कुछ लहर में जो हमने महामारी देखी है उसको हम भूलते नजर आ रहे हैं। शायद ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये प्रेडिक्शन किया गया है कि जिस तरह से लोगों ने मास्क लगाना कम कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग कम कर दी है, क्या जो फोर्थ वेव की प्रेडिक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट? ये देखिए, मैंने जो आपको बताया ये एक्चुअल यदि पूर्णतः रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं जी और कोई बाहर ना निकले, सब मास्क लगाएं, तो ये फिर वेव्स फॉर्म में नहीं आएगा, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। बट इस तरह से ह्यूमन लाइफ नहीं चल सकती। ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी है कि जब केसेस कम हो जाते हैं तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग बाहर निकलें, एंजॉय करें, खाने पे जाएं, उत्सव करें। तो जब ये होता है तो फिर से वेव आने लगती है। तो इसके लिए ये जरूरी है हमको, सभी लोगों को, एक चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे एक नॉर्मल आदमी हो, एक कम से कम ये जरूर हम सीख लें कि हम मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। होता क्या है कि कई जगहों पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता और कई जगह पे शायद आज भी लोगों में ये भ्रम है कि नहीं मुझे नहीं होगा, मेरे पड़ोसी को कोरोना हो सकता है बट मुझे नहीं होगा। वो जब खुद पे गुजरती है उस समय आदमी को सबसे ज्यादा महसूस होता है। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि कई लोग सिगरेट छोड़ देते हैं हॉस्पिटल में जब उनको हार्ट अटैक होता है, हम उनको 10 साल से कहते रहते हैं कि छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेंगे। जब एक किक लगती है ना, एक ईश्वर जब आदमी को, तब आदमी को समझ में आता है कि ये बीमारी कितनी भयावह हो सकती है, और तब वो प्रार्थना करता है कि नहीं, अब मैं मास्क भी लगाऊंगा, अब मैं सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करूंगा। तो ये चीज तो हमें सीख लेना चाहिए
जब तक ये कोरोना चल रहा है, देखिए ये देश आइसोलेटेड तो है नहीं कि हम इस पूरे ग्लोब में सिर्फ एक ही कंट्री है हमारी हिंदुस्तान। हाँ। ये ग्लोब में चल रहा है, अभी भी बंद तो नहीं हुआ है। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उनको वो बताते हैं, हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल आपके आस पास ही घूम रहा है। कोरोना वायरस है अभी, और फोर्थ वेव का प्रेडिक्शन ऑलरेडी जारी है। जैसा नवीन जी ने बोला कि शायद हम लोग भूल जाते हैं बार बार इस चीज को। हम कहते हैं अब तो कोरोना गया, कोरोना नहीं गया, कोरोना तो अभी है, सिर्फ केसेस कम हुए हैं। और जैसे ही भीड़ भाड़ बढ़ेगी, जैसे ही लोग रिलैक्स होंगे, जैसे ही लोग कहेंगे अरे एक मास्क की क्या जरूरत है, कोई कहेंगे ठीक है सोशल डिस्टेंस की क्या जरूरत है, नहीं, वो हमें जीवन में जब तक अपनाना पड़ेगा, जब तक कि कोरोना का खात्मा नहीं हो जाता, जब तक कि WHO इसको डिक्लेयर नहीं करता कि नहीं अब ये वायरस नहीं है। जैसे कहा ना पोलियो वायरस नहीं है अभी, तो ऐसे ही होगा, तब आपको मानना पड़ेगा। जी, बड़ौद से हमारे श्रोता महेश शर्मा जी। महेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। शायद महेश जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर वेद, एक और सवाल इस समय। हेलो, नमस्कार। हाँ महेश जी, हमसे संपर्क हो गया है। महेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आज आपका? आज सवाल है जी, क्या चौथी लहर आनी जरूरी है, ये बताइए। और ये जो है वैक्सीन ले चुके जितने भी है आदमी है, वैक्सीन ले चुके, क्या उनको प्रभावित करेगी? डॉक्टर साहब, वही व्यवहारिक सवाल है इनका। जी हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि नहीं ये तो बहुत सिंपल सवाल है जी, तो आना जरूरी नहीं है। हम तो ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और समाज से भी बोलते हैं कि फोर्थ वेव आने का यदि प्रेडिक्शन किया गया है तो जरूरी नहीं कि वो कोई एक भविष्यवाणी है, एक मॉडल है। ये बताया गया है कि शायद ये पेंडेमिक चल रहा है और ये पेंडेमिक की केसेस कम हो जाते हैं। जैसे हम लोग जब बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, एक ऐसा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं, तो केसेस कम हो जाते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा रिलैक्स होना शुरू करते हैं, ये केसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि सब मॉडल्स को लिया जाए तो जो गणित के विद्यार्थी हैं, उन्होंने ये कोई डॉक्टरों ने नहीं या कोई किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया है, बट उन्होंने एक मॉडल बनाया है। चूंकि उन्होंने थर्ड वेव को भी एक प्रेडिक्ट किया था कि तीसरी वेव ऐसे ऐसे आएगी और दूसरी वेव के लिए भी, तो उनका उत्साहित है वो लोग कि हाँ इसको शायद हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो शायद, वर्ड शायद है कि शायद फोर्थ वेव आ सकती है। तो यदि आएगी भी तो डरने की बात नहीं है, यदि हमारे पास अच्छी तरह से वैक्सीनेशन है। और कई लोग आज भी सोसाइटी में हैं जो वैक्सीन से डरते हैं या शायद वो सोचते हैं कि भाई अब तो कोविड चला गया। जहां तक हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारा वैक्सीनेशन हो चुका है, एक आध कोई ऐसा आदमी होगा जो कोई छूट गया हो या कोई जिद्दी हो या कोई है, तो हमारी तो यही प्रार्थना है सब लोगों से कि वैक्सीन ले लिया जाए। इसकी परवाह ना की जाए कि फोर्थ वेव आएगी कि फिफ्थ वेव आएगी। यदि आती है तो आने दीजिए, वो तो एक वायरस का चरित्र है, ठीक है, वो अटैक करेगा, बट हम तैयार हैं। यदि हम अटैक के लिए तैयार हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हम कैसे तैयार होंगे? वही बातें जो हम लोग बार बार दोहराते हैं, मास्क की आदत ना छोड़ दें हम। होगा क्या कि धीरे धीरे जैसे ही कोरोना के केसेस कम होंगे, हम लोग मास्क में ढिलाई करेंगे, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग में ढिलाई करेंगे। जो जो चीजें हमने 2 साल से सीखी हैं, उस चीज का हम यदि व्यवहारिक जीवन में लगातार उपयोग करेंगे तो यदि फोर्थ वेव आएगी भी तो उससे डरने की बात नहीं है। जैसे आपने बोला कि यदि किसी को वैक्सीनेशन है तो क्या डरने की बात है? नहीं, वैक्सीनेशन बहुत बड़ा हथियार है और आपके पास उससे भी बड़ा हथियार है मास्क। हमारे अगले श्रोता हैं गुरुग्राम से सुभाष जी। सुभाष जी स्वागत है, क्या प्रश्न है आज आपका? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। डॉक्टर साहब को भी गुड इवनिंग। हाँ जी नमस्कार। सबसे पहले अपने आकाशवाणी परिवार को मैं महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ प्रभु से इच्छा भी रखता हूँ कि अगले शिवरात्रि तक ये कोरोना खत्म ही हो जाए और डॉक्टर साहब लोगों की कृपा
भी जरूरी है जी। और उन कृपा को स्वीकार करते हुए भी सभी जनता को भी चाहिए कि इनको उनकी बातों पे अमल करें, ध्यान दें और उनका पालन करें। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे विशेषज्ञ और डॉक्टर जो बताते हैं उस पर खास ख्याल रखें आप अपना। जी सर, बिल्कुल यही हमारे लिए भगवान है धरती के सर, ये सब डॉक्टर साहब लोग। जी जी जी, हमारे लिए पूरे वैश्विक महामारी जो आज फैली हुई है ना सर उसमें इनकी कृपा बहुत इम्पोर्टेंट जी होती है। जी सुभाष जी, सर मैं इसी कड़ी में जानना चाहूंगा, हाँ, मतलब क्या सर कि ये वास्तव में 2-4 महीने में कम मतलब ये कोविड का खतरा कम हो जाएगा सर? धन्यवाद जी। डॉक्टर, मूल प्रश्न है, एक तरफ कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वेव एक्सपेक्टेड है, दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ शायद ये भी कह रहे हैं कि अब खतरा कम हो जाएगा अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो ये एक विरोधाभास सा है। तो क्या कुछ आपके अमूमन क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, हमेशा याद रखिए, ये कोई ईश्वर से की गई भविष्यवाणी नहीं है। ये एक 3 वैज्ञानिकों का एक मैथमेटिकल मॉडल है। वो सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी। कोई भी विज्ञान इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इवन WHO भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कि 2 महीने में बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बट याद रखिए कि एक अच्छी की हुई वैज्ञानिक, कोई एक वैज्ञानिक, जैसे ये 3 वैज्ञानिक हैं हमारे IIT कानपुर के, उन्होंने यदि प्रेडिक्शन किया था 3rd वेव का, तो यदि उनको 4th वेव का भी प्रेडिक्शन किया है तो तैयारी रखना ज्यादा अच्छा है। देखिए, आप अभी आज यूक्रेन में देख रहे हैं कि देखिए, पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि भाई सभी स्टूडेंट्स को वापस आ जाना चाहिए जी, बट उनके यहाँ जो लोकल यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने बोला कि नहीं कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि वो तैयार नहीं थे इस चीज के लिए। तो यदि आप किसी भी चीज के लिए तैयार होंगे तो उसको अच्छी तरह लड़ा जा सकता है। यूक्रेन कोई बहुत बड़ी फ्लाइट नहीं है, हमारे जो 10,000 लोग फंसे हुए हैं वहां, वो यदि आ सकते थे तो हम उसको माना जाता है कि अच्छी तैयारी करके रखें, चाहे अटैक हो ना हो। यदि खतरा था तो मानना पड़ेगा। देखिए, आर्मी यही तो करती है। मैं आर्मी में चूंकि काम किया हूँ 40 साल, तो मैं जब आर्मी ज्वाइन किया था तो मुझे हमेशा लगता था, बड़ी मूर्खता लगती थी मुझे कि यार हर चीज की इतनी तैयारी क्यों। मतलब लड़ाई होना है तो उसकी तैयारी चल रही है, हर चीज की तैयारी चल रही है। तो उन्होंने अपने नॉर्मल जीवन में भी ला रखा है आर्मी में। जैसे समझ लीजिए शाम को फंक्शन है, कोई एक डिनर है, तो उसकी डिनर की एक रिहर्सल होगी। तो पहले मैं हंसता था इस चीजों को लेके, बाद में मुझे लगा कि कितना वैज्ञानिक है ये, कि यदि हम किसी चीज के लिए तैयार होंगे तो उसको आसानी से लड़ सकते हैं। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी की तैयारी करते हैं हम लोग, तो हम उसके लिए ज्यादा उससे लड़ सकते हैं। जी। हरियाणा के रेवाड़ी से ईश्वर दत्त शर्मा हमारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनकी जिज्ञासा, उनका प्रश्न जान लेते हैं। ईश्वर दत्त जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है, क्या जिज्ञासा है? डॉक्टर साहब, सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, अब मैंने दूसरा डोज लगाया था 22 अप्रैल को जी, क्या बूस्टर डोज जरूरी है? एक तो ये क्वेश्चन जी। और दूसरे भी डॉक्टर साहब आप लोग बता रहे थे कि 22 जून को 4th लहर आएगी। ये लहर तो गई थोड़ी है, कभी भी आ सकती है। जी, वही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप नियम, हम लोग नियम का पालन नहीं करेंगे। अब जैसे ट्रैफिक में कह रहे कि हेलमेट जरूरी है, अब ये जब तो जुर्माना देते हैं, देखिए कोरोना फैल रहा है, जुर्माना 500 रुपए जी, और अब कोई नहीं पूछ रहा। जी, ईश्वर दत्त जी, आप जैसे प्रशासन कर दे, चौथी आए 5वीं आए। जी, ईश्वर दत्त जी, आप जैसे जागरूक नागरिक है ना, उसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगली वेव नहीं आएगी। अब आपको अपने आसपास के लोगों को समझाना होगा। जब आप इस बात को समझ सकते हैं तो यही आपको लोगों को समझाना होगा कि मास्क कितना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है और वैक्सीन कितनी जरूरी है। 2 वैक्सीन आप लगा चुके हैं, तीसरी वैक्सीन जो आपको लगेगी वो दूसरी वैक्सीन के 90 दिन बाद लगेगी। उसको आप काउंट कर लीजिए, उसके बाद आप एलिजिबल हैं वैक्सीन लगाने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत ही जागरूक श्रोता हैं हमारे ये, और लगातार प्रश्न करते हैं और बहुत ही साफगोही तरीके से उन्होंने अपनी बात मैंने भी सुना है जी। तो बेसिकली बड़े जागरूक हैं आपके जो श्रोता हैं, बड़े अटैच हैं इस प्रोग्राम से।
कई लोग हैं जो लगातार आते हैं और लगातार अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं जी। हम लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलता है कि हाँ क्या क्या भ्रांतियां हैं और क्या क्या चीजें लोग जानना चाहते हैं। डॉक्टर वेद, कोरोना वायरस की चपेट में आने से शरीर के जो हैं कई अंग प्रभावित होते हैं। अब ऐसे में क्या इनका जोर जो है हड्डियों पर भी रहता है? जैसे किसी को घुटने का दर्द हुआ या जोड़ों का दर्द हुआ और उसको कोरोना आ गया, तो उसके बाद क्या लॉन्ग कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें उसको क्या ज्यादा प्रभावित करते हैं क्या? देखिए, क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत दिनों से देना चाहता था जी। कोई ऐसा चूंकि क्वेश्चन किसी ने किया नहीं, क्योंकि मैं खुद जोड़ों का विशेषज्ञ हूँ। जी जी जी। तो बोलते हैं रूमेटोलॉजिस्ट। यस। तो पहले आर्मी में था, अभी गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ जी। तो क्या है कि जब जोड़ों की बीमारी, जब कोरोना नहीं भी था, हाँ, तो जोड़ों की बीमारी पे रिसर्च हुई तो पाया गया कि भाई या तो ना तो ये इसमें बैक्टीरिया है ना टीबी है। पहले सोचते थे शायद टीबी से होता है, क्योंकि उस जमाने में टीबी और सिफिलिस बहुत होती थी। तो बहुत रिसर्च की गई, बाद में पाया गया कुछ वायरस के जो कीटाणु, जो वायरस का जो एक अंग है जिसको हम लोग वायरस का प्रोटीन बोलते हैं जी, वो कई बार पाया गया कि इस पे हमेशा रहा गया कि भाई कोई ना कोई वायरस है जिससे ये आर्थराइटिस होती है, जैसे जिसको हम लोग गठिया बोलते हैं जी। बट उसको प्रूव कोई नहीं कर पाया। बट जब जैसे जैसे कई वायरस आए, जैसे चिकनगुनिया वायरस आया, तो चिकनगुनिया वायरस था, कोरोना तो नहीं था बट उसी का भाई बहन था वायरस। तो जितने वायरस जब भी आए उन्होंने बहुत सी आर्थराइटिस की बीमारियां दी। समझ लीजिए एक शहर में 100 लोगों को चिकनगुनिया हुआ तो उसमें से करीब 20-25 लोगों को परमानेंट आर्थराइटिस हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई लिंक है वायरस में और आर्थराइटिस में। अब देख लीजिए कोरोना के बाद ही बहुत सारे पब्लिकेशन हैं हमारे जो मेडिकल जर्नल्स में कि कोरोना के बाद जो आर्थराइटिस है बढ़ जाती है और भी कई रूमेटोलॉजिकल कंडीशंस हैं वो बढ़ जाती हैं। ये पब्लिश्ड है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, वो हमारा एक्सपीरियंस तो है ही। जब मैं ओपीडी में बैठता हूँ तो रोज कम से कम 3-4 पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि साहब मुझे कोरोना हुआ था, उसके पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, अब मुझे जोड़ों की बीमारी हो गई है। या कई लोग ये भी हैं कि साहब मैं जोड़ों की बीमारी थी मुझे, मैं ठीक ठाक हो गया था, अब मुझे जोड़ों की बीमारी दोबारा हो गई क्योंकि मुझे कोरोना हो गया था। तो ये लिंक कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है वायरस डिसीजेज में और आर्थराइटिस में। बट कोई कहे कि क्लियर कट रीजन है, वो अभी फर्दर रिसर्च उसकी जारी है। जी डॉक्टर वेद, इसमें क्या इलाज वही रहता है र्यूमेटोलॉजी का जो पहले चल रहा था, या इसमें कुछ विशेष इलाज करना पड़ता है अगर किसी व्यक्ति को कोरोना के बाद इस तरह की बीमारी हुई है? अब वैसे अलग अलग आर्थराइटिस का अलग अलग इलाज है। हाँ, इसी तरह जो वायरल आर्थराइटिस को अलग इलाज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अलग इलाज है। तो छोटे छोटे इंटीक्रेसीज हैं, वो मेरे ख्याल से एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है। वो अभी उसमें नहीं जाना चाहता। हाँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जी, चर्चा इस पे हम बाद में करेंगे अपने किसी और विशेष कार्यक्रम में। इस बीच हरदीप जी जुड़ चुके हैं हमसे, दिल्ली के श्रोता हैं, काफी देर से लाइन पे है। आइए उनका भी प्रश्न सुनते हैं। हरदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। आप नवीन जी, आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार हरदीप जी। सर मैं पिछले 2 साल से हम आपका प्रोग्राम लगातार सुन रहे हैं। जी पहले इसका टाइमिंग 9:25 से स्टार्टिंग होती थी। जी जी जी, कहिए। सर हम जानना चाहते हैं कि बूस्टर डोज लगानी जरूरी है? जी। क्या ये यंग लोगों को भी लगानी जरूरी होगी आने वाले टाइम में? ये अभी श्रोता ने और भी किसी ने पूछा था। देखिए, बूस्टर डोज आपने कभी कभी बच्चों को देखा होगा ना कि माताएं ले जाती हैं कि भाई पोलियो का बूस्टर डोज लगा रहे हैं। जी। जब भी आप बूस्ट का मतलब क्या होता है? बूस्ट का मतलब ये है कि आप अपनी इम्यून सिस्टम की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करना चाहते हैं। तो नेचुरली कोई कहेगा कि साहब मैंने तो पहली डोज लगा दी, सेकंड की क्या जरूरत है? जब आप सेकंड डोज लेते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम और बूस्ट हो जाता है। और जब 3 महीने बाद दोबारा बूस्टर लेते हैं तो उससे और भी ज्यादा होता है। ये एक साइंटिफिक ट्रायल के ऊपर है, जो वैक्सीन के ट्रायल होते हैं उससे ये लगाया जाता है। पहले जानवरों में किया जाता है कि भाई क्या एक ही डोज की जरूरत है? कई वैक्सीन सिर्फ 1 डोज लगाई जाती है, जिंदगी भर आप एक ही डोज लीजिए। और कई जैसे फ्लू वैक्सीन है,
हम लोग हर साल वैक्सीन लेता हूं मैं। जैसे जैसे आप सीनियर हो जाते हैं तो आप फ्लू वैक्सीन, तो इस तरह से किया गया है कि कई वैक्सीन का एक ही डोज है। जहां तक कोरोना के बारे में मालूम है, अभी तक हमको ये क्लियर है कि हाँ, एक बूस्टर डोज लगाने से ज्यादा इम्यूनिटी होती है और एक एडवाइजेबल है कि लगाना चाहिए। जी, दिल्ली से अगले श्रोता हैं समीर। आइए उनका भी प्रश्न, उनकी जिज्ञासा सुन लेते हैं। समीर जी, स्वागत है आपका। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद समीर जी, क्या प्रश्न है? सर, ये जानना चाहते हैं जो ओमिक्रॉन का वायरस आया हुआ है, हाँ, तो ये मतलब कम हो गया है कि अभी उतना ही चल रहा है? जी डॉक्टर वेद। देखिए, मैं आपको आज का ही डाटा आपको बता सकता हूँ। हाँ, कि देखिए पहले कितने केसेस हो रहे थे, अब रफली इवन 7000 से भी आज के जो केसेस हैं वो 7000 पूरे इतनी बड़ी कंट्री में 7000 से कम केसेस हैं, जो कि बहुत कम, जिसका बोलते हैं ना इन्फेक्टिविटी रेट बहुत कम है। हाँ, और आज भी साउथ में है, तो ये बात जरूर है कि ये केसेस लगातार कम हो रहे हैं। आज की हालत ये है कि हमारे पास टोटल जिसे कहते हैं कि बहुत कम केसेस हैं, 7000 केसेस बहुत कम माने जाएंगे, बट केसेस हैं, याद रखिए। और ज्यादातर हमारे 3000 केसेस केरला में हैं और अबाउट 344 केसेस दिल्ली में। तो दिल्ली की बात करेंगे तो केसेस करीब 350 केसेस हैं और 4 डेथ भी हैं। तो हमें कॉशियस तो रहना है। कोरोना गया नहीं है, कोरोना है जरूर, बट जरूर कम हुआ है और बहुत कम हुआ है। जी, अगले श्रोता है दिल्ली से अनिल। अनिल जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ नवीन सर, नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, कहिए क्या प्रश्न है? और डॉक्टर साहब को नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार जी। सवाल मेरा ये है कि जैसे कोरोना कम हो रहा है, हाँ, और सरकार ने कुछ छूट भी ज्यादा दे दी है, हाँ, लेकिन हमें अपना काम तो करना है, जैसे मास्क लगाना या हैंड वॉश। बिल्कुल सही। तो अब मेरा सवाल ये है कि जैसे पहले सर्जिकल या N95 मास्क पे ज्यादा जोर दिया जाता था, तो अब क्या हम सिंपल कपड़े का मास्क यूज कर सकते हैं? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, मैं समझ गया जी। आप मास्क का यूज कीजिए। देखिए, जहाँ आपको, जैसे अब मैं हॉस्पिटल में जाते हैं हम लोग ICU, और वहाँ कोई ऐसा केसेस है कोरोना का, तो हम लोग फिर ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। बट नॉर्मल जहाँ जाते हैं जैसे अपने घरों में, तो फिर मास्क हम एक साधारण मास्क भी यूज कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो उसका आंसर यही है कि आपको कहीं लगता है ऐसा, तो वहाँ आप इसका N95 यूज कर सकते हैं, और जहाँ आपको संभावना कम नजर आती है तो एक साधारण मास्क भी यूज किया जा सकता है। अगर हम इसे थोड़ा सा इलैबोरेट करके करें तो डॉक्टर साहब, अगर आप अस्पताल में जाते हैं किसी वजह से OPD में या इलाज के लिए जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि N95 मास्क लगाएं। बाजार में जाते हैं तो N95 मास्क लगा सकते हैं। और दूसरी जगह जहां पे कम भीड़ भाड़ है, जहां पे आपको लगता है कि आपके अपने जानकार लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, तो वहां पे आप थोड़ा हल्का मास्क यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही। डॉक्टर वेद, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए, और रोज की तरह हमारे श्रोताओं को ये समझाने के लिए कि मास्क कितना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है, और कोरोना अभी गया नहीं है, और आपको सभी एहतियाती उपाय बरतने होंगे। जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हटा दे गवर्नमेंट, मास्क नहीं हटाया जाएगा जब तक कि कोरोना का खात्मा नहीं हो जाएगा। ये याद रखिए, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं। जी, डॉक्टर वेद आपका, डॉक्टर वेद बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि रोज की तरह आपने हमारे डॉक्टर साहब का संदेश भी सुना होगा, और उम्मीद कर रहे हैं आप इसी तरह से एहतियाती उपाय बरतते रहेंगे और चौथी वेव को नहीं आने देंगे। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है airnsttalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।